हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ से ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग आज ह्यूमन फिजियोलॉजी के यानी किससे संबंधित होंगे, यानी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन सिस्टम से हम लोग आज 125 एमसीक्यूज पे यहाँ से डिस्कस करेंगे। और एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट होंगे। पूरा सेशन आप देखोगे यहाँ से पता लग जाएगा। सबसे पहले एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। इसमें पूछा है ब्लड इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ टिश्यूज, यानी रक्त किस प्रकार का। तक न जाने कितनी बार और एग्जाम में कितनी बार पूछा है। बहुत इजी है। चार इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। एपिथेलियल टिश्यूज है, मस्कुलर टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज है या फिर नर्वस सिस्टम टिश्यूज है। किसके बारे में पूछी है? ब्लड के बारे में पूछी है। तो सबको पता है ब्लड हमारा कैसा है, ये कनेक्टिव टिश्यूज है हमारा। ठीक है, कनेक्टिव तक है हमारा। तो फर्स्ट का ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है और क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज बिकॉज, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज है। क्यों? रक्त विशेष संयोजक ऊतक इसलिए है क्योंकि ये कैसा है? इट हैज अ सॉलिड है, इट हैज अ फाइब्रस ओनली है, इट हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स है या फिर इट लैक्स सेल्स है। तो ये क्या है? इट हैज फ्लूइड मैट्रिक्स है। कैसा है? इट हैज फ्लूइड मैट्रिक्स है। इसी की वजह से इसको स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। किसको? ब्लड को। एक प्रकार का फ्लूइड हमारा मैट्रिक्स है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है और पूछा है इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में है हमारा द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। ठीक है, फ्लूइड है जिसका मैट्रिक्स है ब्लड इज कॉल्ड। रक्त के तरल मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? इसको सीरम कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के नाम से इसको क्या है जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, ये फ्लूइड मैट्रिक्स क्या है? इसको प्लाज्मा कहते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर में क्या पूछा है? कलर ऑफ प्लाज्मा। कलर ऑफ प्लाज्मा कैसा होता है? पहला ऑप्शन है रेड है, ब्लू है, स्ट्रा कलर्ड होता है या फिर कलरलेस होता है। प्लाज्मा का कलर आपको कैसा होता है? बहुत इजी है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लाज्मा का जो कलर है स्ट्रा कलर्ड हमारा प्लाज्मा होता है। सी ऑप्शन ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 का है प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ द ब्लड, यानी प्लाज्मा में कितने परसेंट ब्लड होता है? कितना होता है? 45% के आसपास है। ठीक है, 55 है, सी ऑप्शन 65 है और डी ऑप्शन हमारा 75 है। तो कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। प्लाज्मा प्लाज्मा रक्त का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त का प्लाज्मा हमारा कितना होता है? 75% के आसपास। सॉरी, 55% हमारा क्या होता है? प्लाज्मा होता है। 45% आपको क्या है? ब्लड सेल्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है मेजर प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक संतुलन बनाए रखने वाला प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन सी है? पहला है ग्लोबुलिन है, बी का फाइब्रोसिन है, सी एल्बुमिन है या फिर डी प्रोथ्रोम्बिन है। कौन सा है? एल्बुमिन है। एल्बुमिन हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। और कहाँ प्रोटीन्स पाई जाती है? प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। वैसे फाइब्रोसिन है, ग्लोबुलिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ये सारी की सारी ही पाई जाती है। बट ऑस्मोटिक प्रेशर को जो मेंटेन करके रखती है वो हमारी कौन सी? एल्बुमिन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 में पूछा है विच प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड कोआगुलेशन। रक्त के थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन्स कौन सी है? पहली है एल्बुमिन है, बी ग्लोबुलिन है, सी फाइब्रोसिन है, डी हिस्टामिन है हमारी। तो कौन सी है जो ब्लड को कोगुलेट करने, रक्त के थक्का जमाने के लिए सहायक है? वो हमारी क्या है? फाइब्रोसिन। फाइब्रोसिन है, ये हमारे ब्लड के क्लॉट्स को करने के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 पेट में पूछा है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर स्टार्ट, यानी प्लाज्मा है और प्लाज्मा में
कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, उसको ए ब्लड कहेंगे, उसको बी सीरम कहेंगे, सी लिम्फ कहेंगे, या फिर डी डिफ्यूज फ्लूइड कहेंगे। तो क्या उसको सीरम कहेंगे? सीरम है, ठीक। तो इसमें प्रोटीन्स मिलेंगे बट कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर्स आपको नजर नहीं आते, तो इसको सीरम कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट द फॉर्मेशन द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड इंक्लूड्स, रक्त के निर्मित तत्वों में शामिल है। रक्त के निर्मित तत्वों में क्या क्या शामिल है? आरबीसी ओनली है, डब्ल्यूबीसी ओनली है, प्लेटलेट्स है। तो रक्त इसको आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स है, सारे के मिलकर हम लोग क्या कहते हैं, ये ब्लड को बनाते हैं और इसी की वजह से इसको क्या है, द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड है। ठीक है, तो ब्लड में सब कुछ आ जाएगा आपका, सारी सेल्स आपको देखने को मिल जाती है हमारी। तो 9 का डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या, द मोस्ट अबंडेंट सेल इन ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त में सर्वाधिक प्रचुर कोशिकाएं कौन सी होती है? सबसे ज्यादा आपको न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेंगे, लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेंगे, सी एरिथ्रोसाइट्स देखने को मिलेंगे, डी प्लेटलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा क्या चीज देखने को मिलती है? एरिथ्रोसाइट्स देखने को मिलती है। एरिथ्रोसाइट्स आपको देखने को मिलेंगे किसमें? ब्लड की बात कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड। अभी हमने बात करें सबसे ज्यादा आरबीसी देखने को मिलेंगी, बट कितनी देखने को मिलती है? तो मानव रक्त में आरबीसी सामान्य संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 2 से लेकर 3 मिलियन पर क्यूब है, ठीक है, एमएम है, मिलीमीटर स्क्वायर है। बी ऑप्शन है 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर एमएम है। सी ऑप्शन है 7 से लेके 6 से लेके 7 मिलियन पर एमएम है, या फिर डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ये होती है 4.5 से लेके 5.5 मिलियन पर एमएम। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा 11 का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 12 है, और 12 में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, शेप ऑफ मेमेलियन आरबीसी, यानी मेमेलियन आरबीसी की शेप कैसी होती है? स्तनधारियों की आरबीसी का आकार होता है ओवल शेप की देखने को मिलेगी, वाई कॉन्वेक्स देखने को मिलेगी, सी ऑप्शन से वाई कॉनकेव देखने को मिलेगी, या फिर डी इरेगुलर आपको देखने को मिलेगी। तो कैसी होगी? बी सी याद रखना हमेशा, बी और सी, ठीक है, बी और सी। शेप की बात आए तो कैसी होगी? वाई कॉनकेव, बी और आरबीसी यानी बी और सी, बी, ठीक है, वाई कॉनकेव, ठीक है, वाई तो दोनों में आपको देखने को मिलेगा, बट सी आपको कॉन्वेक्स नहीं होगा, कॉनकेव। तो सी ऑप्शन से याद रखना। ब्लड की शेप की बात आए आरबीसी तो वाई कॉनकेव याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी, आरबीसी की जीवन काल कितना होता है? तो सबको पता है कितना होता है, 120 दिन का होता है। सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड मेनली, आरबीसी का विनाश मुख्यतः होता है कहाँ? 120 दिन बाद कहाँ डिस्ट्रॉय होने लगती है? लिवर में जाके, किडनी में जाके, स्प्लीन में जाके, या फिर डी बोन मैरो में जाके। तो कहाँ? स्प्लीन में जाके आरबीसी कैसे होने लगती है? डिस्ट्रॉय होने लगती है। यानी 120 दिन के बाद में जो मृत आरबीसी होती है वहां जाके उसको दफन कर दिया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आरबीसी लैक न्यूक्लियस, ठीक है, इनमें से कौन सी आरबीसी है जिनका न्यूक्लियस कैसा होगा? आरबीसी केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो कौन है इसमें? आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है वो है हमारी कौन? मैमेल्स, ठीक है, मैमेलियन है जिनमें केंद्रक आपको नहीं देखने को मिलता है।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 पूछा है आरबीसी आर कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ। ठीक है, आरबीसी रंगहीन होते हैं क्योंकि इनमें अभाव होता है। किस चीज का अभाव देखने को मिलेगा? पहला ऑप्शन है प्लाज्मा नहीं देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस होगा, हीमोग्लोबिन होगा या फिर साइटोप्लाज्म होगा। तो जिसकी वजह से ये अभाव होता है वो हीमोग्लोबिन। ठीक है, आरबीसी रंगहीन होते हैं क्योंकि इनमें अभाव होता है किसका? हीमोग्लोबिन का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है और पूछा है इसमें विच WBC इज मोस्ट अबेंडेंट। कौन सी WBC है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला WBC कौन सी है? तो ए ऑप्शन बेसोफिल है, स्नोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, फिर मोनोसाइट्स है। जो सबसे ज्यादा ब्लड में पाई जाती है तो वो है हमारा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की फैगोसाइटोसिस होती है सबसे ज्यादा बॉडी में देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में पूछा है परसेंटेज ऑफ द न्यूट्रोफिल्स इन WBC। टोटल WBC की कितनी न्यूट्रोफिल्स की परसेंटेज होती है? पहला ऑप्शन है 20 to 25 देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन है 30 to 35 देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन 40 to 45 या फिर डी ऑप्शन 60 to 65 आपको देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा क्या है? 60 to 65% टोटल WBC की आपको देखने को मिलेगी। कौन? न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रेस्पॉन्स आर। यानी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए कौन सी सेल्स उत्तरदायी होती है? पहला ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स है, प्लेटलेट्स है, लिम्फोसाइट है, फिर क्या है? मोनोसाइट्स है। तो जो रेस्पॉन्स होती है वो हमारी कौन सी है? लिम्फोसाइट सेल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है which WBC is associated with the allergy। इनमें से कौन सी है जो एलर्जी से संबंधित है? एलर्जी अगर किसमें हो जाएगी? पहला ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स अगर बढ़ जाएगी तब एलर्जी हो जाएगी, बेसोफिल्स हमारी बढ़ जाएगी तब एलर्जी हो जाएगी, मोनोसाइट्स या फिर लिम्फोसाइट्स है। तो कौन सी है? तो ये हमारी है बेसोफिल्स है। बेसोफिल्स अगर बढ़ जाएगी तो एकदम से एलर्जी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये क्या सिक्रेशन करती है? ये हिस्टामाइन सिक्रेशन करती है। और हिस्टामाइंस कैसे होंगे? एलर्जी को कॉज करती है, एलर्जी को बढ़ाती है सेल्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हिस्टामाइन एंड हिपेरिन आर सीक्रेटेड बाय द। हिस्टामाइन व हिपेरिन स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? आपको स्नोफिल से देखने को मिलेगा, बेसोफिल से देखने को मिलेगा, सी न्यूट्रोफिल से या फिर डी लिम्फोसाइट। कौन है? अभी हमने बात की बेसोफिल सेल्स है जो हिस्टामाइंस और हिपेरिन दोनों के दोनों सिक्रेशन करते हैं एच स्क्वायर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 जो है प्लेटलेट्स आर derived फ्रॉम। प्लेटलेट्स उत्पन्न होती हैं कहाँ से होती है? लिम्फोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट्स होंगी या मेगा कैरियोसाइट्स देखने को मिलेंगे या फिर इरिथ्रोब्लास्ट से देखने को मिलते हैं। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगी, मेगा कैरियोसाइट्स हमारे देखने को मिलेंगे। ये सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, पूछा है नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है? तो नॉर्मल जो प्लेटलेट्स काउंट हमारी क्या होती है सबको पता है। तो ये है हमारा 1.5 से लेकर 3.5 लाख पर mm क्यूब। यानी बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। 1.5 से लेकर 3.5 लाख मिलीमीटर क्यूब में आपको देखने को मिलती है।
पूछा है क्वेश्चन नंबर 24 है, पूछा है ABO ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड, ABO की जो ब्लड ग्रुपिंग है वो किस पे हमारे बेस्ड है? एंटीबॉडीज ऑन आरबीसी पे है, एंटीजन ऑन आरबीसी पे है, हमारा एंटीजन ऑन डब्ल्यूबीसी पे है, डी ऑप्शन एंटीबॉडी ऑन प्लेटलेट्स पे है। तो एंटीजन ऑन आरबीसी क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। यानी जो भी ब्लड ग्रुपिंग की गई है ब्लड ग्रुप ए की, बी की, ओ की, किस पे आधारित है? यानी आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन अवेलेबल है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है, सर्वदाता रक्त समूह है हमारा, कौन है हमारा? तो ऐसा है जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन किसी को दे दे तो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट तो बनेगी ही नहीं, जिसकी वजह से ब्लड का कोएगुलेटेंट होगा ही नहीं। वो हमारा कौन है? ऑप्शंस ए बी है, ए बी पॉजिटिव है, बी ऑप्शन बी ओ पॉजिटिव, सी ऑप्शन है ए बी नेगेटिव है, डी ऑप्शन हमारा ओ नेगेटिव है। तो ओ नेगेटिव वो भी इसके पास एंटीजन नहीं है और जिसकी वजह से किसी को दिया जा सकता है। यूनिवर्सल हमारा कैसा है? डोनर है, नेगेटिव है जिसके पास, याद रखना। इसके बाद में पूछा है यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल रेसिपिएंट हमारा कौन है? ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा? ए नेगेटिव है, बी ऑप्शन ओ नेगेटिव है, बी ऑप्शन ए पॉजिटिव है, सी ऑप्शन बी पॉजिटिव या फिर डी ऑप्शन ए बी पॉजिटिव। तो ए और बी और पॉजिटिव इसके पास सही है, दोनों के दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए पॉजिटिव है, एंटीजन बी पॉजिटिव है। तो इसकी वजह से किसी को भी हमारा क्या है ये ले सकता है इसके पास, ठीक है, इसके पास दोनों आपके पास, ठीक है। सर्वग्राही रक्त समूह हमारा कौन है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट हमारा ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर, इसको याद रखना। इसके बाद RH फैक्टर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो RH फैक्टर था जो पॉजिटिव और नेगेटिव हम देख रहे थे, उसी फैक्टर मान जस्ट RH फैक्टर मौजूद होगा तो ब्लड हमारा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो ब्लड ग्रुप हमारा नेगेटिव होगा। 21 में आपको देखने को मिला था, सबसे पहले 21 में मंकी में इसकी खोज की गई थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा RH इनकॉम्पेटिबिलिटी इज ड्यू टू, RH असंगतता होती है, ए ऑप्शन से एबीयू सिस्टम की वजह से होगी, बी ऑप्शन एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से देखने को मिलेगी, सी ऑप्शन प्लेटलेट्स डिफिशिएंसी की वजह से, डी ऑप्शन हमारा प्लाज्मा प्रोटीन इम्बैलेंस नहीं, एंटीजन और एंटीबॉडी की वजह से ये RH इनकॉम्पेटिबिलिटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद अगर ये RH इनकॉम्पेटिबिलिटी अगर हो जाएगी तो क्या होगा? इसमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेसिस कहते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 29 है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस अकर्स ड्यू टू, इसमें क्या है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाएगी, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाएगी। किसको डर डेंजर रहता है? ये फीटस को रहेगा और खासकर सेकंड जो फीटस होगा तो वहां पे ये एंटीबॉडी जाके उस बच्चे को मार देगी, कौन? मां की ही एंटीबॉडी। इसके बाद नेक्स्ट एंटीबॉडी क्रॉसिंग प्लेसेंटा, एक ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है। कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है? ठीक है, तो एंटीबॉडी यानी IgG है हमारी, IgGM है, IgGE है और IgG है। तो IgG है, ये GG करके हमारी क्या प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और फीटस तक पहुंच जाती है। तो ऐसी एंटीबॉडी कौन सी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है? तो ये है IgG। इसके बाद में पूछा है क्वेश्चन नंबर 31 है, पूछा है ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट्स, रक्त का थक्का जमना, ठीक है, रोकता है। ये क्या रोकता है? रक्त का थक्का जमना रोकता है, इन्फेक्शन को, एक्सेसिव ब्लड लॉस, ठीक है, इसलिए होता है क्योंकि अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो बॉडी से फ्लूइड निकलता रहेगा, रक्त निकलता है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाएगी? डेथ हो सकती है। बॉडी में डेथ को रोकने के लिए, एकदम ब्लड को रोकने के लिए उसका क्लॉट का होना बहुत
नेसेसरी है, इसकी वजह से रक्त का धक्का जमता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिनोजेन। ठीक है, यानी फिब्रिनोजेन से और फिब्रिन बनती है, तो इस क्या होगा, कौन कन्वर्ट कराता है, फाइब्रोसिन से फाइब्रिन का में रूपांतरण होता है। किसके थ्रू होगा ये, प्रोथ्रोम्बिन के थ्रू होगा, थ्रोम्बोकाइनेस करवाएगा इसको, या थ्रोम्बिन देखने को मिलेगा, या फिर हेपेरिन देखने को मिलता है। तो कौन है ये, थ्रोम्बिन है। ये थ्रोम्बिन हमारे क्या काम करेगा, ये कन्वर्ट कर देती है हमारे क्या, फिब्रिनोजेन को किसमें, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड का क्लॉट जमने लगता है। ठीक है, तो थ्रोम्बिन इसको याद रखना, ये पूछा गया है। पूछा है कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर, कैल्शियम आवश्यक होता है क्यों, डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, फिर एक्सक्रेशन के लिए। तो भैया ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होता है कौन, कैल्शियम। इसके बाद लिम्फ इज पूछा है, लिम्फ इज आल्सो कॉल्ड, लसिका को क्या कहते हैं, लसिका को ब्लड प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, टिश्यूज फ्लूइड के नाम से जानते हैं, सीरम के नाम से जानते हैं, साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। इसको टिश्यूज फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ये क्या है, टिश्यूज का फ्लूइड है हमारा, जिसको लिम्फ है, जिसको लसिका कहते हैं। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये नी के जॉइंट्स में आपको देखने को मिलेंगे। लिम्फ में क्या आपको नहीं देखने को मिलेगा, लिम्फ लैक्स, लिम्फ में आपको, लिम्फ में अभाव होता है किस चीज का, डब्ल्यूबीसी का है, प्लाज्मा है, ठीक है, आरबीसी है, या फिर एंटीबॉडी है। तो अगर ब्लड में देखा जाए तो ब्लड में सारी की सारी सेल्स आपको देखने को मिलती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, इनमें से इसको मिला के हम लोग क्या है, ब्लड कहेंगे, इसको मिला के हम लोग ब्लड कहेंगे। अगर इससे हम लोग आरबीसी को निकाल दें, यहाँ से आरबीसी निकाल दें ब्लड से, फिर हम लोग क्या कहेंगे, फिर उसको कहते हैं लिम्फ कहेंगे इससे। ठीक है, फिर क्या कहेंगे, लिम्फ। अगर यहाँ से, ठीक है, कोएगुलेटेंट फैक्टर निकाल दें तो क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और 36 है, पूछा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलता है, एनालिट्स में आपको देखने को मिलेगा, आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलेगा, कॉर्डेट्स में देखने को मिलेगा, या फिर मैमल्स में देखने को मिलेगा। तो किस में आपको देखने को मिलेगा, ये आर्थ्रोपोड्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मोलस्कन में देखने को मिलेगा आपको, और ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स में आपको देखने को मिलेगा, इसको यूरोकॉर्डेट्स हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पूछा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो मोलस्का है, आर्थ्रोपोड्स है, एनालिड्स है और इंसेक्ट्स है। तो कहाँ मिलेगा, एनालिड्स में आपको क्लोज ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स और इंसेक्ट्स, इंसेक्ट हमारे किस में आते हैं, आर्थ्रोपोड्स में ही आते हैं। तो इसमें कैसा होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। पूछा है इसमें सिंगल सर्कुलेशन अकर्स इन, तो एकल परिसंचरण पाया जाता है किसमें, फ्रॉग में देखने को मिलेगा, बर्ड्स में देखने को मिलेगा आपको, मैमल्स में या फिर फिशेस में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको किस में देखने को मिलेगा, ये फिशेस में देखने को मिलेगा। तो कैसा होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल होता है, एक इसमें वेंट्रिकल्स होता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, इम्प्योर, इम्प्योर ब्लड को ये पंप करता है, इम्प्योर ब्लड को क्या काम पंप करता है। ये किस में आपको देखने को मिलेगा, फिशेस में देखने को मिलता है। ऐसे को हम लोग वीनस हार्ट कहते हैं, वीनस हार्ट कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39,
में पूछा है डबल सर्कुलेशन अकर्स, इसमें किसमें द्विपरिसंचरण पाया जाता है? फिशेस में है, एम्फीबियंस में है आपको, और वर्ड्स में है, मोलस का है। तो फिशेस को छोड़ के सब में क्या है, डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। पूछा है किसमें डबल सर्कुलेशन अकर्स इन, किसमें आपको डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा? स्पेशल एक के बारे में पूछा है हमारा, ठीक है। तो किसमें आपको देखने को मिलेगा? वर्ड्स में देखने, ठीक है। बाद बाकी फिशेस है, एम्फीबियंस है, और हमारे मोलस्क ने क्या सिंगल सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको इस क्वेश्चन नंबर 39 का सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट 40 में पूछा है हार्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम, हृदय उत्पन्न होता है किससे होता है? कौन सी जर्म लेयर से हार्ट का फॉर्मेशन होता है? एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मेसोडर्म है, न्यूरल क्रेस्ट से हार्ट का फॉर्मेशन होता है। किससे होता है? मेसोडर्म से हमारा होता है, मेसोडर्म से हमारा होता है, ठीक है। तो हार्ट का पूछा है तो मेसोडर्म्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का सी ऑप्शन ठीक होगा। 41 में पूछा है ह्यूमन हार्ट इज लोकेलेट, ठीक है, लोकेलेटेड इन, मानव हृदय स्थित होता है क्या? एब्डोमिनल कैविटी में होगा, क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी में, या फिर पेल्विक कैविटी में? ह्यूमन हार्ट कहाँ होगा? तो ये थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है ह्यूमन हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय, तो ह्यूमन हार्ट हमारा किससे प्रोटेक्टेड होता है? मानव हृदय सुरक्षित होता है, जो उसके कवरिंग उसको क्या कहेंगे? प्लूरा कहेंगे, पेरिकार्डियम कहेंगे, पेरिटोनियम कहेंगे, या फिर क्या है, मेनिंजेस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा कौन हो जाएगा? ये पेरिकार्डियम होगा, पेरिकार्डियम होगी, पेरिकार्डियम से लेयर्ड होता है, ठीक है। प्लूरा आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये लंग्स की कवरिंग हमारी होती है। मेनिंजेस ये किसकी होती है? ब्रेन की हमारी कवरिंग होती है। इसके बाद में नेक्स्ट 43 ह्यूमन हार्ट हैज, तो ह्यूमन हेड में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो ह्यूमन हेड 4 चैम्बर्स हमारा हार्ट, ठीक है। बहुत इजी है, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ये पूछा है 44 है, पूछा है थिकेस्ट वॉल ऑफ इज ऑफ, सबसे मोटी भित्ति कौन सी होगी? तो सबसे मोटी भित्ति वो होगी जो सबसे ज्यादा हार्ट को पुश करेगी, ठीक है। तो कौन से है? राइट आर्टियम होगा, लेफ्ट आर्टियम होगा, या फिर राइट वेंट्रिकल होगा, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारा कौन सा है? लेफ्ट, ये है वेंट्रिकल होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा क्या बनाता है? ये पल्मोनरी ने सिस्टमेटिक आर्क बनाता है, ये सिस्टमेटिक आर्क बनाएगा, और सिस्टमेटिक आर्क बनाएगा तो ये हमारा कैसा सिस्टोलिक प्रेशर देखा मानव का कितना होता है? 120/80 हमारा क्या है? ब्लड प्रेशर होगा। तो 120 हमारा कहाँ से? ये वेंट्रिकल जब पुश करेगा एकदम से पूरी बॉडी में फ्लूड करेगा तो एकदम से इसमें ज्यादा प्रेशर देखने को मिलता है, इसकी वजह से इसकी वॉल भी ठीक होती है। किसकी? हार्ट की। कौन सी? लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। इसमें पूछा है बाई कपसिट वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन, तो बाई कपसिट वाल्व पाए जाते हैं किसमें? आपको देखने को मिलेंगे, यानी पहला ऑप्शन है इसमें राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल में देखने को मिलेगा, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में देखने को मिलेगा। तो लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको देखने को मिलता है हमारा क्या चीज, ठीक है। तो इसमें देखने को मिलता है हमारे ये बाई कपसिट वाल, ठीक है। इसमें 2 वाल आपको देखने को मिलेंगे, इसमें ट्राई कपसिट वाल देखने को मिलते हैं राइट में और लेफ्ट, इसको मिट्रल वॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मैं भी याद है। अब पूछा है ट्राई कपसिट वॉल आपको प्रेजेंट कहाँ देखने को मिलेगा? तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राई कपसिट, और लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारे क्या है? मिट्रल वॉल में, या फिर हमारा क्या है? बाई कपसिट वॉल देखने को मिलेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47
एस ए नोड स्क्वायर, ऐसे नोड को हम लोग क्या कहते हैं, एस ए नोड को हम लोग क्या है, ये क्या कहेंगे, हार्ट मसल्स के नाम से जानते हैं, पेस मेकर के नाम से जानते हैं, बल्ब के नाम से जानते हैं, सेप्टम के नाम से जानते हैं। तो क्या है, ये पेस मेकर है हमारा एस ए, एस ए नोड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमारा राइट ऑरिकल में आपको देखने को मिलता है एस ए। ये सिग्नल को स्टिमुलेट करता है, सिग्नल जनरेट करता है पेस मेकर, पेस सेटर हमारा आगे बात करें, ये भी नोड को हम लोग पेस सेटर करते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट पूछा है एस ए नोड, एस ए नोड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो एस ए नोड आपको कहाँ, लेफ्ट आर्टियम में देखने को मिलेगा, ठीक है, राइट आर्टियम में आपको देखने को मिलेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल में देखने को मिलेगा, या फिर राइट वेंट्रिकल में आपको देखने को मिलेगा एस ए नोड। एस ए नोड आपको जहां देखने को मिलेगा वो राइट आर्टियम, एस ए नोड की पोजीशन हमारी क्या है, राइट आर्टियम, इसको याद रखना। और इससे जो पहला एमसीक्यूज था, ठीक है, ये हमारा एस ए नोड, ये एस ए नोड को हम लोग क्या है, पेस मेकर के नाम से जानते हैं, और राइट, ठीक है, इसकी पोजीशन हम लोग देख लें। इसके बाद में नेक्स्ट 49 में पूछा है बंडल ऑफ हिज इज प्रेजेंट, बंडल ऑफ हिज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो बंडल ऑफ हिज आपको ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आपको देखने, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आपको देखने को मिलते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आपको देखने को मिलते हैं बंडल ऑफ हिज, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, पुरकंजी फाइबर्स इसमें देखने को मिलेंगे जो बाद, तो बंडल ऑफ हिज, ठीक है, ये आपको देखने को मिलते हैं 49 का सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा है पुरकंजी फाइबर, ठीक है, तो पुरकंजी फाइबर्स हेल्प्स हमारे क्या देखने को मिलेंगे, ये बाल फॉर्मेशन करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करेंगे हमारे, या फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करते हैं पुरकंजी फाइबर्स, बंडल ऑफ हिज, पुरकंजी ऑफ फाइबर, सबके सब हमारे हार्ट में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा है हार्ट बीट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो हार्ट बीट आपको कहाँ से ओरिजिनेट होगी, तो हार्ट बीट हमारी कहाँ से होगी, ये एस ए नोड से हार्ट बीट आपको ओरिजिनेट होती है, जो राइट ऑरिकल में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ए बी नोड, ये पेस सेटर के नाम से जानते हैं, ये पेस सेटर के नाम से जानते हैं, और वेगस नर्व होती है, ये भी हमारी हार्ट को स्टिमुलेट करती है, हार्ट को, ठीक है, और कौन सी होती है, 10th हमारी नर्व्स हमारी होती है। कई बार पूछा है हार्ट के लिए कौन सी नर्व जाती है, तो वेगस नर्व हमारी जाती है, जो उसके रिदम को कंट्रोल करती है। इसके बाद 52 पूछा है नॉर्मल हार्ट रेट इन अडल्ट्स, वयस्क में सामान्य हृदय गति क्या होती है, बहुत इजी है, तो वयस्क में सामान्य हृदय गति होती है 70 से लेकर 75 पर मिनट आपको देखने को मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन का क्या होगा, कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन हमारा क्या होता है, कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन हो गई यानी 0.8 सेकेंड में ये सिस्टोल और डायस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सन करेगा हमारा। इसके बाद में पूछा है ड्यूरिंग द सिस्टोल, जब होगा सिस्टोल होगा तो क्या हार्ट रिलैक्स करेगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड एंटर्स हार्ट में करेगा, या फिर बाल, जब सिस्टोल होगा तो मतलब एकदम से सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तो हार्ट हमारा कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्ट हमारा करता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्ट्रोक वॉल्यूम, इस स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा क्या है, तो ब्लड पंप पर मिनट, ठीक है, वो होगा ब्लड पंप पर बीट
या टोटल ब्लड ऑफ वॉल्यूम होगा या फिर रेसिडुअल हमारा ब्लड होगा। तो ब्लड पंप पर बीट यानी डायस्टोलिक और सिस्टोलिक में कितना ब्लड हमारा पंप कर देगा, तो उसको हार्ट स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जो कितना होता है 70 ml होता है। ठीक है, जिसको लब और डब कहते हैं। एक धड़कन में 70 ml ब्लड को पंप कर देता है। अब कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट इक्वल्स हमारा क्या होगा, तो हार्ट बीट और ठीक है स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, हार्ट बीट प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, हार्ट रेट माइनस स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, या फिर हार्ट रेट भाग स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हार्ट रेट को प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, 72 है और ठीक है इसके हिसाब से करेंगे तो कितना ml के आसपास निकल के आता है। ठीक है, पर मिनट यानी 5 लीटर के आसपास आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में पूछा है फर्स्ट हार्ट साउंड इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ, पहला हार्ट साउंड होगा जिसको हम लोग लब कहते हैं, सेकंड होगा डब होगा, ये कब होगा आपको। ठीक है, तो ये सेमी ठीक है सेमी ल्यूनर वॉल्व्स होंगे हमारे, ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड। जब वॉल्व क्लोज होंगे तब आपको साउंड दिखाई देगा। ऑर्टिक वॉल्व हमारे होल्डिंग में, फिर पल्मोनरी वॉल्व होंगे। तो पहला साउंड तब होगा जब इसके हार्ट के बीच में जो वॉल्व होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं राइट में 3 वॉल्व्स होंगे और लेफ्ट में 2 वॉल्व्स होंगे, जिसको ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वॉल्व कहते हैं। ये जब बंद होंगे तो उसको क्या है, फर्स्ट हार्ट बीट सुनाई आपको पड़ेगी। तो 50 का क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है 77 का बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में है ईसीजी रिकॉर्ड्स। ईसीजी क्या रिकॉर्ड्स करेगा, हार्ट का साइज करता है, ब्लड प्रेशर करता है, या फिर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी। ईसीजी हमारे क्या है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। इसके बाद में पूछा है ईसीजी है तो पी वेव रिप्रेजेंट, ईसीजी में आपको देखा है तो पी वेव हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है। कुछ आपने इस तरीका से ईसीजी आपने देखा होगा, ये इस तरीका से क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पी वेव हमारी क्या चीज रिप्रेजेंट हमारी करेगी, तो पी वेव ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करती है, आर्टिकुलर आर्टियल डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करेगी, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा, फिर एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो पी वेव हमारा है तो क्या करेगी, ये आर्टियल डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये हमारा पी है, ये क्यू है, आर है, एस है। ठीक है, तो ये हमारे डिस्कस करेंगे आगे इसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट। तो QRS कॉम्प्लेक्स हमारा क्या दर्शाता है, तो ये आर्टियल डिपोलराइजेशन करेगा, ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन करेगा, या फिर आर्टियल रिपोलराइजेशन करेगा, या फिर जॉइंट डिस्टॉल डायस्टॉल को रिप्रेजेंट हमारा करता है। तो ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन करता है, ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन करता है। ठीक है, तो P कॉम्प्लेक्स हमारा आर्टियल डिपोलराइजेशन करेगा, QRS ठीक है QRS हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये क्या करेगा, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को करता है। फिर है टी वेव बनती है, तो टी वेव हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हमारा ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर दोनों डीपोलराइजेशन होगा। इसके बाद क्या चीज देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, फिर हमारा क्या है, टी वेव होगा तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा। इसके बाद में क्या होगा, वेंट्रिकुलर होगा वो हमारा कैसा होगा, डीपोलराइजेशन हमारा होगा वेंट्रिकुलर टी वेव। इसके बाद में पूछा है नॉर्मल बीपी ऑफ अडल्ट का कितना होता है, तो अभी हमने बात की थी 120/80। 120 हमारी क्या है, ये सिस्टोल है और 80 हमारा क्या है, डायस्टोल है। हाइपरटेंशन कब होगी, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप कब कहलाता है, तो जब 140 से ठीक है यानी आपका
120 से बढ़कर 140 हो जाएगा हमारा सिस्टोलिक, और 80 से डायस्टोलिक हमारा कितना हो जाएगा 90 से और ऊपर हो जाएगा, तो ये हमारा हाइपरटेंशन में हमको काउंट करेंगे उस व्यक्ति को। इसके बाद में 64 में पूछा है बीपी इज मेजर्ड बाय, तो बीपी हमारा किससे मेजर होता है, ईसीजी से होता है। ईसीजी से हमारा इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है उसको मेजर करेंगे। स्टेथोस्कोप, इससे साउंड, हार्ट का साउंड सुनाई देता है स्टेथोस्कोप से। स्फेग्नोमैनोमीटर होते हैं, ठीक है, स्फेग्नोमैनोमीटर होते हैं जो हमारा क्या है बीपी के इंस्ट्रूमेंट है। हीमोमीटर है, ये हमारा क्या है, ये एचबी को काउंट करता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। 64 के बारे में बात करें, पूछा है कोरोनरी सर्कुलेशन सप्लाइड ब्लड, तो कोरोनरी जो हमारी आर्टरीज होती है किसको आपको देगी, तो हार्ट के मसल्स को सप्लाई करती है ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी है, तो ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या सप्लाई आपको करेगी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी है और कहां से निकलती है, ये सीधे हमारे लंग्स में पहुंचती है, सीधे आपको कहा लंग्स में पहुंचती है। और कहां से निकलती है, निकलती है आपके राइट वेंट्रिकल से लेके, ठीक है। पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये पल्मोनरी वेन है और ये पल्मोनरी आर्टरी है। इसमें क्या होगा, ये राइट साइड का जो हमारा हार्ट होता है इसमें क्या है इम्प्योर ब्लड आपको देखने को मिलता है। इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड होगा, ये ऑक्सीजन की सप्लाई इसमें कम होगी, तो ये कैसे ले जाएगी, इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, कहाँ को, लंग्स को लेके जाती है। अब पूछा है पल्मोनरी वेन्स कैरीज, तो ये ऑक्सीजनेटेड वेन, ठीक है, ये दोनों एक्सेप्शन है हमारा, नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है लंग्स से, कहा हार्ट के। पूछा है आर्टरीज डिफर फ्रॉम द वेन्स, ठीक है, तो आर्टरीज हमारी वेन से कैसी होती है, तो आर्टरीज की में क्या जो आपको देखने को थिन वॉल्ड होती है, ये वाल्व्स में देखने को मिलेंगे, थिक मस्कुलर वाल्व्स होती है, लो प्लेसर, तो इसमें क्या होगा थिक मस्कुलर वाल्व्स, ठीक है, इनकी कैसे होंगे मस्कुलर वाल्व मोटी होगी। और थिन वाल्व कौन होते हैं, ये वेन्स होती है, वेन्स में हमारे वाल्व देखने को मिलेंगे, प्रेशर हमारा कैसा होगा, ऐसा लोअर देखने को मिलता है। वेन्स है, वेन्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो वेन्स में आपको वाल्व देखने को मिलते हैं, इनमें वाल्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है पीछे बैक नहीं करे, फ्लो पीछे की तरफ नहीं। कैपिलरीज हमारी क्या बनाती है, तो कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ, तो कैपिलरीज हमारी क्या बनाएगी, तो ये हमारी बनाती है एंडोथेलियल सेल्स को फॉर्मेशन करती है, एंडोथेलियल सेल्स हमारी कैपिलरीज, ठीक है, और नैरो हो जाती है बेस, तो कैपिलरीज बनाती है। इसके बाद में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स अकर्स मेनली इन, पदार्थों का आदान प्रदान मुख्यतः होता है, तो आदान प्रदान कहाँ आपको देखने को मिलेगा, कैपिलरीज में ही आदान प्रदान आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट 72 में पूछा है राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू, तो राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड किसमें करेगा, ये पल्मोनरी आर्टरी में करता है, कहाँ लेके जाती है लंग्स में। कौन सा ब्लड होता है, इम्प्योर, इम्प्योर कैसे, डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स कहाँ करेगा पंप, ठीक है, तो लेफ्ट हमारा वेंट्रिकल्स करता है हमारा आउटा, ठीक है, ये ऑटम करेगा और पूरी बॉडी में ये कैसा हो जाएगा, फ्लूइड एकदम सप्लाई करेगा हमारी पूरी बॉडी के लिए। इसके बाद में पूछा है अपेक्स ऑफ हार्ट इज डायरेक्टेड, हृदय का शीर्ष अपेक्स होता है हमारा कैसा,
ठीक है। कैसा हो, अपवर्ड एंड राइट हमारा होता है, डाउनवर्ड एंड लेफ्ट हमारा होगा, और अपवर्ड एंड लेफ्ट होगा या फिर डाउनवर्ड एंड राइट होगा, तो कैसा होगा, डाउनवर्ड एंड लेफ्ट की तरफ हमारा अपेक्स। 74 का बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट, पेपिलरी मसल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, पेपिलरी मसल्स आर फाउंड इन, तो पेपिलरी मसल्स आपको किस में देखने को मिलेंगे, तो ये पेपिलरी मसल्स आपको आर्टरिया में है, वेंट्रिकल्स में है, आर्टरीज है, वेन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको वेंट्रिकल्स में आपको देखने को मिलती है। पेपिलरी मसल्स आपको वेंट्रिकल्स में आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट 76 कॉर्डेट्स टेंडनाई, ठीक, कॉर्डी टेंडनाई, कॉर्डी टेंडनाइज प्रिवेंट्स, तो कॉर्डी टेंडनाइज पाई जाती है कि क्या प्रिवेंट करती है, ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है, वाल्व इन्वर्जन को करती है, ये हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करती है। तो पहले तो ये पता चले पाई कहाँ जाती है, तो ये पाई जाती है हमारी क्या है, हार्ट के जो वाल्व होते हैं, कौन से वाल्व में आपको देखने को मिलेंगे, तो इनमें देखने को मिलती है जो बिटवीन राइट और लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होती है। तो ये वाल्व को इन्वर्जन, यानी वाल्व्स होते हैं वाई कपसिड और वाई ट्राई कपसिड, इनको इन्वर्जन उल्टा नहीं होने देते हैं उसको, ठीक है, इसकी वजह से ब्लड का फ्लो बैक नहीं जा पाए। हार्ट इज मायोजेनिक, मींस हार्ट का होता है, एक न्यूरोजेनिक हार्ट्स होते हैं, मायोजेनिक हार्ट्स होते हैं। न्यूरोजेनिक यानी स्टिमुलेट हमारे ब्रेन से होते हैं, मायोजेनिक यानी हमारे किससे होते हैं, खुद हमारे सेल्फ है उसमें जनरेट इम्पल्स बाय सेल्फ, ठीक है, जिसको एस ए नोड्स हमारा पेस मेकर हमारा होता है, एस ए कोड है हमारा जो खुद सिग्नल्स को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद में पूछा है कार्डियक सेंटर इज प्रेजेंट, तो कार्डियक सेंटर आपको कहाँ देखने को मिलता है, कार्डियक सेंटर, ठीक है, हृदय केंद्र स्थित होता है, सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लिंगाटा है, सेरिबेलम है, सेरिब्रम और सेरिबेलम, ठीक है, सेरिब्रम हमारा बेसर पार्ट हमारा होता है, ये किसका है, ब्रेन का है, और सेरिबेलम ये बैलेंस को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस ये आपको, ठीक है, टेम्परेचर को करता है, पेन को करता है, और फीलिंग्स करता है, थ्रस्ट यहाँ से भी कंट्रोल होती है वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा 78 का व्यू ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है सिम्फेटिक नर्व्स कॉज, सिम्फेटिक नर्व्स जब होंगी तो क्या चीज होगी, मतलब कोई भी अगर आपको सताएगा परेशान करेगा तो सिम्फेटिक नर्व्स होगी, जिसकी वजह से आपको इंक्रीज हार्ट रेट, यानी आप कोई भी चीज को, डरावनी चीज देख लोगे आपके पीछे बैल पड़ जाए, कुत्ता भौंकने लगे, आप जब भी परेशानी होगे तो सिम्फेटिक नर्व्स एकदम स्टिमुलेट होने लगता है, सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम होगा तो आपके लंग्स की हार्ट बीट, ठीक है, लंग्स एकदम से वर्क बढ़ा देगा, आपका डाइजेशन कैसा हो जाएगा, स्टॉप होने लगेगा, आपका ग्लूकोज अपटेक एकदम से बढ़ जाता है हमारा, ठीक है, और हार्ट बीट बढ़ जाएगी आपकी। 79 का बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, सिम्फेटिक हमारा, ठीक है, पैरासिम्फेटिक हमारा कैसा होगा, नॉर्मल में वर्क करता है। 80 में क्वेश्चन नंबर पूछा है पैरासिम्फेटिक नर्व्स कॉजेस इंक्रीज हार्ट बीट, नहीं, नो इफेक्ट डिक्रीज हार्ट बीट करती है, तो ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है ये, ठीक है, कुछ पैरासिम्फेटिक हमारा डिक्रीज करता है, सिम्फेटिक हमेशा हार्ट बीट ऑर्गन के एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसके बाद में हार्मोन्स दैट इंक्रीज हार्ट रेट, इनमें से कौन सा है जो हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है, वो है एड्रिनल, एड्रिनलिन है, ठीक है, एड्रिनलिन है। एक आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, जब भी किसी को एकदम कार्डियक अरेस्ट आने के बाद हार्ट उसका रुक जाता है तो डॉक्टर एकदम एड्रेनलिन ही लगा देते हैं, जिसकी वजह से एकदम हार्ट स्टिमुलेट होने लगता है और हार्ट एकदम से पंप करना स्टार्ट कर जाता है। तो एड्रेनल कहाँ से आपको देखने को मिलेगा, एड्रीनल ग्लैंड्स में से आपको देखने को मिलेगा, और एड्रीनल ग्लैंड्स आपको कहाँ, ये रीनल के बिल्कुल ऊपर सिचुएटेड होती है, किडनी के ऊपर स्थित होती है। इसके बाद में ईसीजी स्टैंड्स फॉर, ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होगी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से इसको
जानते हैं। इसके बाद ईसीजी यूज्ड स्टडी आप, ठीक है, ईसीजी से क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है किसकी, हार्ट की। 84 में पूछा है विच वेव इज एब्सेंट ड्यूरिंग द आर्टियल रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन में कौन सी वेव एब्सेंट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमारा एब्सेंट होगा। विच वेव इज एब्सेंस ड्यूरिंग द एट्रियल रीपोलराइजेशन, ठीक है। ज्वाइंट ज्वाइंट डायस्टोल मींस क्या होता है, संयुक्त डायस्टोल का अर्थ हमारा क्या होगा, तो ये ऑल चैम्बर्स रिलैक्स। ज्वाइंट डिस्टोल्स मींस आर चैम्बर्स हमारे कैसे हैं, रिलैक्स हमारे कर रहे हैं। 86 में पूछा है सेमिल्यूनर वाल्व्स आर प्रेजेंट। सेमिल्यूनर वाल्व आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको, ठीक है, ये आर्टिया वेंट्रिकुलर जंक्शन में देखने को मिलेंगे, आर्टी वेंट्रिकुलर आर्टरी जंक्शन में आपको देखने को मिलेगा, वेन्स आर्टरिया जंक्शन में आपको देखने को मिलेगी, या फिर कैपिलरीज में आपको देखने को मिलते हैं। तो वेंट्रिकल्स और आर्टरीज जंक्शन में आपको देखने को, मतलब ये अगर आपका हार्ट का है तो कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको, तो ये पल्मोनरी आर्टरी में आपको, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से निकलती है तो वहां आपको देखने को मिलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ से पल आउटिक निकलता है, ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, आउटा निकलता है। इन दोनों में सेमिल्यूनर वाल्स आपको देखने को मिलेगा। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कनेक्ट्स, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ये इंटेस्टाइन को लिवर से कनेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को लिवर से कनेक्ट करता है। पोर्टल पूछा है पोर्टल सर्कुलेशन स्टार्ट्स एंड एंड, तो पोर्टल परिसंचरण प्रारंभ और समाप्त हमारा होता है कहाँ, प्रारंभ और समाप्त कहाँ होगा, ऑप्शंस आर्टरीज है, वेन्स है, कहाँ होगा, कैपिलरीज में जाके आपको ये पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम स्टार्ट और एंड हो जाता है, वहीं से स्टार्ट होगा वहीं जाके एंड होता है पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर विच इज एब्सेंट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में क्या एब्सेंट आपको देखने को मिलेगा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, कोरोनरी आर्टरीज होती है, रीनल पोर्टल सिस्टम देखा जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज होती है, तो रीनल पोर्टल सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है 89 का सी। इसके बाद में पूछा है पल्मोनरी सर्कुलेशन इज मींस फॉर, तो पल्मोनरी का मींस हमारे क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन हमारा होगा ऑक्सीजन टू लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, या फिर एक्सक्रीशन या फिर हार्मोन ट्रांसपोर्ट हमारा वर्क है हमारा, ऑक्सीजन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीनेशन ऑफ ब्लड, इसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। इसमें हाइपरटेंशन में लीड्स टू, हाइपरटेंशन में आपको क्या देखने को मिल सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है, हार्ट डिजीज हमारी है, या फिर ऑल ऑफ दिस, तो ये 91 का हमारा डी हो जाएगा, सब कुछ हमारा हाइपरटेंशन कॉज कर देगा। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस इफेक्ट कहाँ आपको देखने को मिलेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रभाव आपको वेन्स में, कैपिलरीज, आर्टरीज या लिम्फ वेसल्स में आपको देखने को मिलेगा, तो कहाँ, आर्टरीज में आपको देखने को मिलता है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एंजिना पेक्टोरिस इज कॉज्ड बाय, एंजिना पेक्टोरिस हमारा क्या होता है, लंग्स इन्फेक्शन होगा, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हार्ट होगी, तो यही होगा जब इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई कोरोनरी
आर्टरीज में कोई एथेरोस्क्लेरोसिस आ जाए, उसमें क्लॉट कोई आ जाए, उसमें कोई ऐसी रुकावट आ जाए जिसकी वजह से ब्लड हमारी मसल्स में, किसकी, हार्ट की मसल्स में नहीं पहुंच पाएगा, तो उसको एंजिना पेक्टोरस कहेंगे और बहुत तेज एंजिना पेन्स होगा आपको, जिसको हम लोग क्या है, वहां ब्लड की सप्लाई इंटरप्टेड हो गई। हार्ट अटैक इस कार्ड, ठीक है, जब हार्ट का अटैक होगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें एंजिना होगा, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होगा, या फिर कार्डियक अरेस्ट होगा, या फिर स्ट्रोक हमारा देखने को मिलेगा। तो क्या है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन देखने को मिलेगा, यानी हार्ट की मसल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंची, ब्लड नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो गया, अटैक आ गया। कार्डियक अरेस्ट मीन्स हमारा क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट मीन्स हमारा क्या होता है, रिड्यूस्ड हार्ट बीट होगी, हार्ट स्टॉप ब्रीथिंग, ठीक है, इसने क्या काम किया, हार्ट ने ब्रीथिंग स्टॉप कर दी। क्यों, क्योंकि उसको एस ए नोड में कोई इम्पल्स जनरेट ही नहीं कर रहा, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, जिसकी वजह से हार्ट बीट हमारी स्टॉप हो गई। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रोक वॉल्यूम इस अप्रोक्सीमेट हमारा कितना होता है, अभी हमने बात की थी 70 ml होता है। इसके बाद में कार्डियक आउटपुट अडल्ट में कितना होता है, 5 लीटर के आसपास होता है, 5.4 के आसपास होता है। इसमें लब और साउंड, ठीक है, लब और डब साउंड ड्यू टू वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजर, क्यों आपकी मसल रिलैक्सेशन होगा आपका, तो यह वाल्व क्लोजर जब होते हैं, लब और डाउन साउंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लब जब हमारे क्या होंगे, ठीक है, वाई और ट्राई सबसेट वाल्व होंगे, और जे सेमी ल्यूनर जब वाल्व होंगे तो हमारे क्या है, मतलब डब साउंड आपको सुनाई पड़ेगी। इसके बाद में हार्ट रेट हाईएस्ट, हार्ट रेट हमारा किसका हाईएस्ट हमारा देखता है, किसका होगा, तो व्हेल है, एलिफेंट है, मेन है, या फिर माउस, चूहा, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा हार्ट रेट, मतलब जो कम होगा उसका हार्ट, इसका छोटा होगा उसका हार्ट रेट ज्यादा होगा। पूछा है ब्लड सर्कुलेशन इन मैमल्स कैसा होगा, ये डबल होता है, और कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। इसके बाद में पूछा है विच एनिमल हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनमें से कौन है जो 3 चैम्बर्ड आपको हार्ट देखने को मिलता है, तो कौन है जो 3 चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलेगा, तो ये है फ्रॉग, फ्रॉग हमारा एम्फीबियंस, एम्फीबियंस 3 चैम्बर्ड, फिश ये 2 चैम्बर्ड आपको देखने को मिलेगा, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ठीक है, और ये है एबीस, इसमें क्या है 4 चैम्बर्ड, मैमल्स 4 चैम्बर्ड, क्रोकोडाइल्स, रेप्टाइल्स में आपको क्या है, क्रोकोडाइल्स, ये 4 चैम्बर्ड आपको देखने को मिलेगा, एलिगेटर्स है, क्रोकोडाइल्स, ठीक है। इसके बाद में क्रोकोडाइल्स ये क्या 4 चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को, कई बार एग्जाम में पूछा है। रेप्टाइल्स हमारा कैसा है, ठीक है, मगरमच्छ, ये रेप्टाइल्स हैं, 4 चैम्बर्स हार्ट आपको देखने, ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट किसमें आपको देखने को मिलेगा, कैपिलरीज है, वेन्स है, आर्टरीज है, तो हाईएस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आर्टरीज में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यही आउटा से निकलती है। इसके बाद में नेक्स्ट पूछा है वाल्व बिटवीन राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल्स, राइट में पूछा है, तो राइट में कितने होते हैं, 3 वॉल्स, ठीक है, कैसे होंगे, राइट में 3, वाई में कहा, लेफ्ट, सेमिल्यूलर मिट्रल, मिट्रल वॉल को हम लोग क्या है, वाई कपसिट वॉल के नाम से जानते हैं, कहाँ देखने को मिलेगा, लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में। पूछा है लिम्फ नोड्स आर एसोसिएट विद द, तो लिम्फ नोड हमारे किससे, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, इम्यूनिटी या फिर एक्सक्रीशन से हमारा, तो ये इम्यूनिटी से हमारे रेस्पॉन्स करते हैं। 106 विच ब्लड वेसल्स लैक्स वाल्व, इनमें से कौन है जिनमें वाल्व नहीं देखने को मिलेंगे, तो वाल्व आपको कहाँ देखने को नहीं मिलते हैं, आर्टरीज में आपको वाल्व देखने को नहीं
नहीं मिलते हैं। पूछा है यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड, कौन है जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट हमारा कौन है? ए बी पॉजिटिव, ठीक है। और डोनर हमारा कौन है? ए पर हो जाएगा, ठीक है। ओ नेगेटिव हमारा डोनर है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट हमारा ए बी पॉजिटिव। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली, ऑक्सीजन हमारी किससे ट्रांसपोर्टेड होती है? तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ? आरबीसी पे देखो। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड मेनली ऐसे किसमें होगी? बाई कार्बोनेट आयंस। अभी हमने इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर लिया था जिसमें हम लोग गैसेस के बारे में बात की थी, तो वहां बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एनीमिया इज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, तो एनीमिया में आपको क्या डिफिशिएंसी देखने को मिलेगा? हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो उसको हम लोग एनीमिया कहेंगे। लिम्फ रिटर्न्स, लिम्फ क्या काम करेगा? लिम्फ रिटर्न्स टू ब्लड थ्रू, लसिका रक्त में लौटती है, कहां से लौटती है? तो लिम्फ डक्ट से। इसमें पूछा है थोरेसिक, थोरेसिक डक्ट ओपन्स इनटू, थोरेसिक डक्ट कहाँ ओपन होती है? जो थोरेसिक डक्ट ओपन होती है वो कहाँ? लेफ्ट सब क्लेविकल वेन्स में ओपन होती है, लेफ्ट सब क्लेविकल वेन्स में ओपन होती है थोरेसिक डक्ट को, इसको याद रखना। पूछा हेपेटिक वेन्स, हेपेटिक वेन्स ड्रेन्स ब्लड इनटू, तो हेपेटिक वेन्स हमारे ड्रेन्स करती है, ये किसको करती है? वेना कावा, ले जाती कहाँ? वेना कावा। हेपेटिक सिरा रक्त ले जाती कहाँ को? वेना कावा। और वेना कावा में कैसा आता है? इम्प्योर ब्लड। वेना कावा कहाँ खुलती है? जाके हमारी क्या है? राइट ऑरिकल में जाके। विच वेसल्स कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, तो अवे फ्रॉम द हार्ट से कौन दूर लेके जाता है? आर्टरीज, ठीक है। टुवर्ड द हार्ट कौन लेके जाते हैं? वेन्स। इसमें विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ब्लड, ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन, प्रोटेक्शन और डाइजेशन, कौन सा है जो ब्लड का फंक्शन नहीं? तो डाइजेशन नहीं, बात बात। इसके पूछा है ब्लड ग्रुप ओ लैक्स, ब्लड ग्रुप ओ में क्या नहीं मिलेगा? तो ब्लड ग्रुप ओ में आपको कोई भी एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन ए, एंटीजन बी, तो एंटीजन ए और बी कोई आपको देखने को नहीं मिलता है, इसी की वजह से इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, नेगेटिव को, ठीक है। इसके बाद में पूछा है ब्लड ग्रुप ए और बी क्या देखें? तो ब्लड ग्रुप ए और बी के पास हमारे क्या है? कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए और बी के पास दोनों एंटीजन ए और बी, लेकिन एंटीबॉडी इसके पास कोई नहीं होती है, जिसकी वजह से, ठीक है, यह यूनिवर्सल हमारा कैसा होता है? रिसेप्टर होता है, ठीक है, अगर पॉजिटिव है। इसके बाद नेक्स्ट आरएच नेगेटिव पर्सन लैक्स, इसमें आरएच एंटीजन इसके पास नहीं होगा, इसके पास आरएच एंटीजन नहीं होता है, और आरएच एंटीजन किस पर डिस्कवर किया गया था? मंकी। इसके बाद में नेक्स्ट लिम्फ मेनली ट्रांसपोर्ट्स, लिम्फ में किसका ट्रांसपोर्ट्स होता है? तो लिम्फ में जो ट्रांसपोर्ट्स होता है वो हमारा फैट का होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 है लैक्टिल्स आर फाउंड इन, तो लैक्टिल्स हमारे कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन, रिस्पांसिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट। फ्लू बेबी सिंड्रोम्स देखने को मिलता है, क्यों? इसलिए होता है क्यों इसमें क्या है? एनीमिया होता है, और इनकम्प्लीट सिम्टम्स देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन या फिर वॉल्व की थिकनिंग, तो क्या है? इनकम्प्लीट सिम्टम्स। क्वेश्चन नंबर 121, ठीक है, 121 का हमारा बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट पूछा है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज ड्यूरिंग, जब कार्डियक आउटपुट कब इंक्रीज हो जाएगा? जब एक्सरसाइज करेगा तो कार्डियक आउटपुट हमेशा इंक्रीज हो जाएगा।
द ब्लड वेसल सप्लाइंग हार्ट। ठीक है, कौन सी है जो हार्ट के लिए ब्लड को सप्लाई करे, तो कोरोनरी आर्टरीज है। नेक्स्ट पूछा है इसमें ईसीजी पी और क्यू इंटरवल रिप्रेजेंट, ईसीजी पी और क्यू इंटरवल रिप्रेजेंट्स हमारा क्या काम करेगा, इसको आर्टियल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा हमारा, एबी नोड डिले। हाँ, एबी नोड डिले को ये रिप्रेजेंट हमारा करता है पी और क्यू। ठीक है, पी, ठीक है, कुछ इस तरीका से होता है, तो ये पी है हमारा, ये हमारा क्यू है हमारा। नेक्स्ट हमारा है विच सिस्टम हेल्प्स इन रिटर्न ऑफ टिश्यूज फ्लूइड्स, इसमें से कौन सा तंत्र ऊतक द्रव की वापसी में सहायक होता है, तो द्रव की वापसी में जो सहायक होगा वो हमारा क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम्स होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 125 हमने शेयर किए थे आपके संग, ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से रिगार्डिंग थे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू से और एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, वही एमसीक्यूज को सेलेक्ट किया गया था। मुझे उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगेगा, लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे और आपको यहाँ से नई ऊर्जा मिली होगी मुझे ऐसी